वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में वी विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 प्लेलिस्ट से ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। चैप्टर 1 में हमने चैलेंज नंबर 1 यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। चैप्टर 2 में हमने हाउ टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी के चैलेंज को पढ़ा एंड चैप्टर 3 में हम चैलेंज नंबर 3 के साथ डील करेंगे विच इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, प्लान्ड तरीके से क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, राइट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दिस वाज अबाउट द चैप्टर नेम। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में हमें केस स्टडी मिलती है अबाउट ओडिशा। सो जो ओडिशा स्टेट है, इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ अनटैप्ड आयरन ओर। अनटैप्ड आयरन ओर यानी कि जो अभी तक हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, जो अगर हम माइन करके एक्सट्रैक्शन करें तो वो आयरन से स्टील में बन के हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन और रिजर्व्स है। अच्छा जी, तो जो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कहती है, इट होप्स टू कैश इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर आयरन ओर। अब क्या हो रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है आयरन ओर की, डोमेस्टिक लेवल पे भी, हमारे नेशन में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, राइट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इस डिमांड की, इस बढ़ती डिमांड के लिए हम सप्लाई करें, राइट, तो हमें फायदा होगा, हमें पैसे मिलेंगे, है ना। एंड ये अनप्रेसिडेंटेड यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ, इस लेवल की डिमांड आ रही है आयरन ओर के लिए। एंड हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एमओयू साइन किया है विद वेरियस इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स जो इस आयरन ओर को बाय करेंगे, ठीक है। तो ये हमें एक प्लान बताया गया है ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट का। अब ये स्टेट क्यों ऐसा कर रही है, बिकॉज इट बिलीव्स दैट दिस वुड ब्रिंग इन द नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें अच्छे खासे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी स्टेट में, राइट। लोगों को और ज्यादा काम करने को मिलेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जब हमें आयरन और एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। चलिए, तो ये है सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि कैसे ये एक सिचुएशन डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। तो व्यूज अगर हम देखें, सबसे पहला सेक्शन ऑफ सोसाइटी है द ट्राइबल पॉपुलेशन। जो ट्राइबल लोग रहते हैं स्टेट में, उनको क्या डर है कि these setting up of industries would mean displacement from their home and livelihood। यानी कि इंडस्ट्रीज कहाँ मोस्टली सेटअप होती है, जो या तो बैरन लैंड होता है या फॉरेस्ट एरिया होता है, राइट। एंड वो एरिया मोस्टली ट्राइबल सेक्शंस ऑफ द पीपल, जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो वहाँ रहते हैं, तो उनको तो अपना भैया जहाँ वो रहते हैं डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, राइट। तो उनको ये डर है। अच्छा जी, सो दिस इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटलिस्ट्स, जो लोग इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है, वो क्या कहते हैं कि इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, पॉल्यूशन होगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होगी, माइनिंग होगी, राइट। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है, ये दो तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है अगर हम इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं करेंगे सेटअप होने के लिए, तो डेवलपमेंट कैसे होगी एक कंट्री में, कैसे कैपिटल आएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट्स होंगी, राइट। सो दिस इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही चाहते हैं कि ऐसा हो। अब हमें इस सिचुएशन से क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे डिसीजंस जो डेवलपमेंट के लिए लिए जाते हैं वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं कि ऐसा ही मीन करे। किसी के लिए डेवलपमेंटल वो हो सकता है, जैसे ट्राइबल्स के लिए नहीं था, नहीं हो सकता, इन्वायरमेंटलिस्ट्स के लिए नहीं था, लेकिन ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी के लिए था, राइट। सो बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं और सबका अलग ओपिनियन होता है। अब चलते हैं हम पॉलिटिकल कंटेस्टेशन के टॉपिक पे, राइट। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, इसको हम बहुत प्यार से समझेंगे, काफी इजी टॉपिक है। चलिए, तो एक इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी दीज मेजर डिसीजंस should be taken or at least be approved
approved by the people themselves, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? A government of the people, for the people, by the people, है ना, जो लोगों ने ही बनाई है, लोगों से ही बनी है और लोगों के लिए ही बनी है। तो ये जो सारे डिसीजंस थे यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्यों लिए भाई? लोगों का उसमें राय लेनी चाहिए, लोगों को लेना चाहिए डेमोक्रेसी में, है ना, हाँ या ना? चलिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये हमारी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इन अ डेमोक्रेसी, ये हम सारे पीपल हैं, वी आर, है ना, हियर, एंड यहाँ पे एक कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो डायरेक्टली तो इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में नहीं ले पाएंगे। डायरेक्टली कैसे होता है? जैसे हम डायरेक्ट वोट करते हैं इलेक्शंस में एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो बीच में क्या आ जाता है? बीच में वो रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है और वो हमारे थ्रू ये डिसीजन लेता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्ट हम ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो ये लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं जो ये उनके लिए ये डिसीजन लेता है, राइट? तो ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? द फाइनल डिसीजन मस्ट बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने चुना है, जो हमारे लिए ऐसे डिसीजंस लेंगे, टेकन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इन टच विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। लेकिन इसमें हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के ऑपोजिट नहीं जा रहे, जो लोग चाहते हैं वही कर रहे हैं, तभी एक ट्रू डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी, राइट? सो दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, जो लोग पॉलिटिकल पावर में हैं, राइट? जो हमारे लेजिस्लेचर में एमपीज हैं, राइट, एमएलएस हैं, वो ये पॉलिसी बनाते हैं या डिसीजंस लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, राइट? चलिए, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद एवरीवन अग्रीड, सब ने यूनानिमसली माना दैट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन, क्या मतलब होना चाहिए डेवलपमेंट का? बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिकली, और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। भाई सोशल वेलफेयर होना चाहिए और इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है कि नॉट ओनली ये नहीं हो रहा है कि तरक्की तो हो रही है, लेकिन वो कुछ सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी के लिए हो रही है, जो रिच हैं वो रिचर हो रहे हैं, जो पुअर हैं वो पुअरर हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर एक सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी के पास इक्वल मीन्स ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, इक्वल हम कह सकते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। दिस इज योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इट शुड बी स्प्रेड थ्रू आउट द नेशन एंड थ्रू आउट द society. This matter cannot be left to businessmen, industrialists and farmers themselves. अब भैया हमें अगर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए तो ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल्स पे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट तो आ ही जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे, कि गवर्नमेंट एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव से सब में जस्ट और इक्वली ये रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करे और ये डेवलपमेंट इंश्योर करे, राइट? सो डिसएग्रीमेंट हाउएवर ऑन द काइंड ऑफ रोल, किस तरीके का हम रोल देंगे गवर्नमेंट को, किस हद तक देंगे ये पावर, उस पे हाउएवर ये एक डिबेट थी। बॉक्स में लिखा है व्हाट इज द लेफ्ट एंड व्हाट इज द राइट। देखो, these terms characterize the position of the concerned groups or parties regarding social change and role of the state in effecting economic redistribution. अभी इस स्टेटमेंट से बिल्कुल नहीं घबराना है, सिंपली सुनो। लेफ्टिस्ट पार्टी या फिर लेफ्ट आइडियोलॉजी की पार्टी या फिर ग्रुप हम किसको बोलेंगे? जो who are in favor of the poor people, of the downtrodden sections of the society, and जो क्या चाहते हैं? that government policies should be introduced for the benefit of these sections, कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आई बात समझ में? और उल्टी तरफ जो राइटिस्ट है, जो राइट आइडियोलॉजी है, वो होते हैं who believe in free competition and market economy alone ensures progress and government को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। so no government involvement। ठीक है, सिंपल हमें समझ में आ गई बात। नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई हैं, उन्हें खुद एक इकोनॉमी को चलाना चाहिए एंड प्रोग्रेस फिर खुद होगी और गवर्नमेंट को खुद से कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्लियर है, राइट? सो ये पोजीशन है किसी कंसर्न पार्टी या ग्रुप की, जो क्या दिखाता है
कि वो सोशल चेंज में कैसे बिलीव करती हैं और रोल ऑफ द स्टेट यानी कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट में वो क्या चाहती है, हो या ना हो। क्लियर है? परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। हम तब से डेवलपमेंट सुन रहे हैं, ये डेवलपमेंट आखिरकार है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म डेवलपमेंट? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट। अच्छा जी, जब आप ये डेवलपमेंट टर्म समझते हैं या सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? मॉडर्न है ना, जैसा यूएस में होता है, अरे वो तो बहुत डेवलप्ड नेशंस है। हमने सुना है ना, डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस जो अभी उस प्रोसेस में है। डेवलप्ड जब हम सुनते हैं तो बड़ी बड़ी हम इंडस्ट्रीज, स्काई स्क्रेपर्स है ना, और हम यूएस वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा एसोसिएट कर पाते हैं, राइट? So bound to generate contradictions, conflicts and debates कि डेवलपमेंट आखिरकार है क्या, right? So development has different meanings for different sections of the people। जैसे हमने ओडिशा केस स्टडी में देखा है ना, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग मतलब है डेवलपमेंट का। Earlier it was commonly believed that, पहले सब क्या बिलीव करते थे कि डेवलपमेंट का मतलब था becoming more modern, है ना? और मॉडर्न का मतलब क्या होता है? बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, राइट? लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड, लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज। ये हो गया डेवलपमेंट का मतलब, राइट? जिसका मतलब क्या है? अगेन कि यू हैव टू ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स जो अभी आपकी कंट्री में है, वो सब कुछ हटा के, भूल के कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म पे शिफ्ट करना होगा, जैसा आफ्टर कोल्ड वॉर हुआ, राइट? मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ ग्रोथ, material progress and scientific rationality। very important for your CUET। तीन फैक्टर्स जिससे मॉडर्नाइजेशन को एसोसिएट किया जाता है, ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, या राइट, मटेरियल प्रोग्रेस हो रही है। मटेरियल यानी कि जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब आ गया इंस्टेड ऑफ द मॉरल प्रोग्रेस, राइट? तो वो हो गया मटेरियल प्रोग्रेस, एंड साथ में आपकी साइंटिफिक रैशनैलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस सब फील्ड में आपकी प्रोग्रेस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। Now, before getting independent, on the eve of independence, इंडिया के पास दो चॉइसेस थी। You had two models of modern development। या तो आप यूएस की आइडियोलॉजी फॉलो करें, which is the liberal capitalist model, right? Which was followed by much of the Europe and USA, जिसमें हमने लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, जिसमें हमने लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के बारे में बात करी है, चैप्टर नंबर 1, बुक नंबर 1, कोल्ड वॉर में, राइट? एंड दूसरा था द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ यूएसएसआर, राइट? जहां पे क्या है? वेलफेयर, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा है फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, सोशल वेलफेयर का मॉड्यूल है, राइट? अच्छा जी, अब यूएस की आइडियोलॉजी को तो बहुत सारे लीडर्स सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, of the socialist party and leaders like Nehru within the Congress। so कांग्रेस पार्टी में लीडर्स लाइक नेहरू, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब यूएस के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे और यूएसएसआर के मॉडल को बहुत कम सपोर्ट था। लेकिन व्हाट डिड इंडिया इवेंचुअली चूज, अभी हम देखेंगे। इकोनॉमिक कंसर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, क्या हमारे चैलेंजेस थे इकोनॉमिकली? सो ये हमारे इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या थे जो हमने बात करी? पावर्टी एलिविएशन, गरीबी को हटाना, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इक्वली आ पाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। डिबेट्स ऑन वेज ऑफ अचीविंग इट, कि हम किस तरीके से पावर्टी को एलिविएट करेंगे, यानी कि गरीबी को हटाएंगे और बेरोजगारी को भी हटाएंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी हटाएंगे और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। तो ये कैसे हो सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन करें हम, राइट? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या फिर हम एग्रीकल्चर में, इन पर्टिकुलर रूरल पावर्टी, जो विलेज एरिया में गरीबी है, उसको टारगेट करें। तो ये दो हमारे पास चॉइसेस थी। अब फाइनली चलते हैं अपने प्लानिंग के टॉपिक पे। हाउ डिड इंडिया प्रोसीड टूवर्ड्स अ प्लान्ड डेवलपमेंट? तो
तो हम सब पहले अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी वेडिंग है आपके घर में, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, पहले प्लानिंग करते हैं कि करना क्या क्या है ना, कौन केक लाएगा, कैसी डेकोरेशन होगी, ये सब, राइट। तो यही प्लानिंग इंडिया ने भी करी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो सबने एक बात पे अग्री किया था, कंसेंसस यानी कि अग्रीमेंट ऑन वन पॉइंट, that development could not be left to private actors, to private individuals, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, राइट। सो किसकी नीड थी? गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिजाइन और प्लान फॉर द डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव रहेगा कि कैसे हमें प्लानिंग की तरफ चलना है। So 1944, very important, a section of big industrialists, private actors, individuals got together and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. इस प्लान को क्या बोला गया? बॉम्बे प्लान, ठीक है। 1944 में बॉम्बे प्लान बनाया गया जिसमें एक ड्राफ्ट निकाला गया, एक जॉइंट प्रपोजल की कैसे हम बेसिकली चलेंगे डेवलपमेंट की तरफ। अब इस प्लान में क्या था? दैट द स्टेट यानी कि गवर्नमेंट शुड टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि जो मेजर रोल होगा इसमें वो गवर्नमेंट का होगा। सो द प्लानिंग कमीशन केम इनटू बीइंग, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू was its chairperson and it became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development, कि किस तरफ और किस तरीके से इंडिया डेवलपमेंट की ओर जाएगा। इसके लिए प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। कब? चलिए देखते हैं। सो प्लानिंग कमीशन के बारे में इन डेप्थ पढ़ते हैं। The Planning Commission was set up in March 1950 by a simple resolution of the Government of India. किसने बनाया? Government of India ने बनाया Planning Commission। कब? March 1950 में। It has an advisory role, जो advice देगी गवर्नमेंट को, and its recommendations become effective only when the Union Cabinet approved these. Basically ये advice देगी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको किस तरीके से चलना चाहिए, and ये इनकी advice है, इनकी जो recommendations है वो कब इफेक्ट में आएगी? जब जो कैबिनेट है, जो गवर्नमेंट है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव करेगा तब। क्लियर है? चलिए अब ये प्लानिंग कमीशन को एक नया नाम और नया लुक दिया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग, न्यू इंस्टीट्यूशन नेम्ड नीति आयोग। क्या है फुल फॉर्म नीति आयोग का? वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग बनाया जाता है कब? 1 जनवरी 2015 को, राइट। सो बेसिकली रिप्लेस कर दिया है। सो बेसिकली जो पहले प्लानिंग कमीशन था वो अब नीति आयोग में बदल गया है, रिप्लेस हो गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है, राइट। चलिए अब नीति आयोग के बारे में कुछ जानते हैं। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी 2000s में, प्लानिंग कमीशन बिकेम इनइफेक्टिव एंड इररेलेवेंट। क्योंकि वो कब बना था? बहुत पहले हमने देखा है ना, 1950 में। तो ऑब्वियसली वो 21st सेंचुरी के लिए कैसे इफेक्टिव हो सकता है, राइट। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कोपिंग विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो अब डिफरेंट चैलेंजेस आ गए थे डेवलपमेंट के, उसके लिए हमें एक न्यू और फ्रेश इंस्टीट्यूशन चाहिए था जो अब कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के साथ डील कर सके। Hence, during Independence Day speech on 15th August 2014, Prime Minister Narendra Modi talked about the abolition of the Planning Commission, की Planning Commission को हटा के हम अब नीति आयोग बना देंगे। नीति आयोग was constituted in place of Planning Commission on 1 January 2015. Clear है? क्या ऑब्जेक्टिव है? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइजरी है, जैसे बोला, टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। क्लियर है? यूनियन गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राइट। रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग, कौन सी पॉलिसीज बननी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, किस तरीके से, राइट, स्ट्रैटेजी एंड पाथ फॉर एट द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स
ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, राइट। एक्स ऑफिशियो का मतलब बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो automatically he becomes the chairman of Niti Ayog, right, because of his post. He appoints the vice chairperson of Niti Ayog. The first vice chairperson of Niti Ayog was Arvind Panagadia and Shri Suman Beri is the current vice chairperson of Niti Ayog. थोड़ी सी general knowledge clear है। Functions of Niti Ayog ये आपका added topic में है। To harmonize the interests of national security and economic policy and to prepare strategic and long-term framework of policy and program, main बात है नीति आयोग acts as a think tank of the union government, very 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 important, right? By adopting a bottom-up approach, एक bottom-up approach से नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि स्टेट लेवल फिर सेंट्रल लेवल दोनों में कोऑर्डिनेशन है, राइट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का मतलब होता है आपका स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड है, राइट। एज शेयरिंग ऑफ पावर है, एज इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। क्लियर, दिस इज अबाउट योर नीति आयोग। Now let's move on to the topic the early initiatives। क्या initiatives लिए गए, right? इसके बाद हम अपने 5-year plans पढ़ेंगे। So the Planning Commission of India opted for the 5-year plans। हम 5 साल के प्लान बनाएंगे जिसमें the Government of India prepares a document that has planned for all its income एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 years। भैया हमारे नेक्स्ट 5 year में हमें कितना इनकम मिलेगी और हम उसको कहाँ पे खर्च करेंगे, ये पूरा प्लान बना लेते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। बजट ऑफ द सेंट्रल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 parts। 2 तरीके का बजट होता है, एक होता है नॉन प्लान बजट और एक होता है प्लान बजट, है ना। नॉन प्लान बजट होता है जो आपका ईयरली रूटीन आइटम्स पे स्पेंड किया जाए, जिसका ज्यादा हमें लॉन्ग टर्म का नहीं देखना है। बजट दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स ऑन ईयरली बेसिस, 1 साल के बेसिस पे, राइट। एंड योर प्लान बजट इज जो आप कितना स्पेंड करेंगे 5 year बेसिस में, राइट। 5 साल का आपका एक्सपेंडिचर एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान, राइट। कैसा, कहाँ आपने सोचा है कि एक्सपेंडिचर कहाँ होगा और आप उसको कहाँ कर रहे हैं। ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म जो 5 साल के आपने गोल सोचे हैं उसे अचीव कर पाएं। A 5-year plan has the advantage of permitting the government to focus on the large picture and make long-term intervention in the economy। Clear है दोनों difference? Perfect। आगे चलते हैं। So draft of the first 5-year plan and then the actual plan document was released in December 1951। तो हमारा जो पहला 5-year plan आता है वो दिसंबर 1951 में आता है। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार हो रहा है ना। सो पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, academics, journalists, government and private sector employees, industrialists, farmers, politicians etc. हर कोई excited है, हर किसी का focus यहाँ पे है। Discussed and debated the documents extensively कि क्या बोला गया है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, right? चलिए, the excitement with planning reached its peak। सबसे ज़्यादा excitement कब थी? जब second 5-year plan launch हुआ in 1956। पहला 51 में, फिर 5 साल बाद 56 में second 5-year plan, right? और third 5-year plan अगले 5 साल बाद 1961 में। फोर्थ प्लान 1966 में होने वाला था लेकिन नहीं होता है। द 4th year plan was due to start in 1966, लेकिन by this time the novelty of planning had declined considerably। novelty यानी कि ये जो न्यू वो शौक था, एक्साइटमेंट थी। and India was facing acute economic crisis। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था इंडिया में, ऊपर से हमारी बैक टू बैक वॉर हुई जिसमें आपका इंडो चाइना वॉर आ गई, आपकी इंडिया पाकिस्तान वॉर आ गई, राइट। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे कि हम 1966 में नहीं करेंगे 4th 5-year plan स्टार्ट, हम एक छुट्टी ले लेंगे 1966 से 69 तक की, ठीक है। सो 1966 से 69 तक ईयरली प्लान्स, एक साल के प्लान्स हुए, 5-year plan नहीं हुआ। दिस वॉज द प्लान हॉलीडे फ्रॉम 1966 to 69। Now comes the most
इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। मोस्टली एक्सपेक्टेड जो आपके आंसर्स आते हैं यहीं से आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दीजिए। सो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56 sought to get the country's economy out of the cycle of poverty। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पावर्टी एलिविएशन, कि हम गरीबी हटाएं, राइट? जिस साइकिल ऑफ पावर्टी में इंडिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उससे हमें मुक्ति पाए, उसको हटाएं, राइट? अच्छा जी, अब चीफ इकोनॉमिस्ट वी कैन से जो मेन कंट्रीब्यूशन जिन इकोनॉमिस्ट का था उनकी बात करते हैं, के.एन. राज। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बॉक्स में फिट कर रही हूँ, दीज आर योर कीवर्ड्स, ये आपको पता होने चाहिए। के.एन. राज, a young economist involved in drafting the first 5 year plan, argued that India should hasten slowly। hasten slowly का मतलब है, hasten यानी कि थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, to be quick but slowly, ठीक है? दोनों एकदम ये ऑपोजिट वर्ड साथ लिखे हुए हैं, इसका क्या है, वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ये फटाफट से बताओ कमेंट करके, राइट? तो थोड़ा जल्दी मूव करना चाहिए लेकिन स्लोली, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 2 decades अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एंडेंजर डेमोक्रेसी, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी भी बना के रखनी है और ये नहीं कि हम डेवलपमेंट के चक्कर में डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो द फर्स्ट 5 year प्लान एड्रेस्ड मेनली क्या था, द एग्रेरियन सेक्टर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस किया फर्स्ट प्लान में। द फर्स्ट 5 year प्लान मेनली एड्रेस द अग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स बनवाए जाए, इरिगेशन हुआ, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाई जाए, सिंस एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज द हार्डेस्ट हिट बाय पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस किया इन द फर्स्ट 5 year प्लान। ह्यूज एलोकेशंस वर मेड, यानी कि ह्यूज मनी वाज स्पेंट ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखड़ा नांगल डैम, राइट? जैसे हमने बताया, इन्वेस्टमेंट इन डैम्स। The plan identified the pattern of land distribution in the country। ये देखा कि लैंड कैसे डिवाइडेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी कंट्री में, एंड हमें पता चला कि यही सबसे मेन प्रॉब्लम है इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ, कि यही तो प्रॉब्लम है, दिस इज द मेन ऑब्स्टेकल जिससे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रो नहीं हो पा रहे। एंड इसी के लिए चेंजेस इन दिस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन निकाले गए, जिसको क्या बोला गया, लैंड रिफॉर्म्स। हम चेंज लाएंगे इसमें, राइट? सो इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। लैंड रिफॉर्म्स में ये पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों प्रॉब्लमैटिक था? इसमें ये देखा गया कि जो लैंड है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है टू डिफरेंट पीपल, राइट? तो अच्छे से अगर इतना एक्सपेंस चाहिए हमें एक क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए, तो उसमें और ज़्यादा तरक्की होगी, और ज़्यादा हेल्दी वो क्रॉप ग्रो होगा, राइट? बट इसमें क्या है, यही डिवाइडेड है तो छोटे छोटे पैचेस में हो रहा है। तो इसी की वजह से लैंड रिफॉर्म्स में लैंड कंसोलिडेशन लाया गया। कंसोलिडेशन यानी कि लैंड को जोड़ दिया जाए, राइट? कंसोलिडेट किया जाए, फाइन, ताकि और ज़्यादा इफेक्टिवली हमारा एग्रीकल्चर हो पाए उस एक्सपेंस ऑफ लैंड पे जिसके लिए वो सूटेबल है। बाकी लैंड रिफॉर्म्स में आपका जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया और टेनेंट्स के लिए लीगल सिक्योरिटी दी गई, यानी कि जैसे जमींदार टेनेंट्स को हायर कर लेते हैं, राइट? आप यहाँ रहो और एग्रीकल्चर करो, राइट? उनको अगर निकाल दिया जाए तो उसके अगेंस्ट लीगल सिक्योरिटी, ये तीन चीज़ें आपके लैंड रिफॉर्म्स थी। The basic objective of the planners was to raise the level of national income, which could be possible only if the people saved more money than they spent. नेशनल इनकम क्या होती है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, राइट? तो ये जो नेशनल इनकम है ये किसको इंडिकेट करती है? जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं एक नेशन में, राइट? तो नेशनल इनकम का लेवल राइज किया जाए, ये एम था। एज द बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग
भैया अब आप सेव ज्यादा करो और खर्चा कम करो। बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग बहुत कम थी उस टाइम इन द 1950s, दैट इज वाई ये और ज्यादा रिड्यूस तो हो नहीं सकती थी क्योंकि सिर्फ नेसेसरी आइटम्स पे हो रही थी। सो द प्लानर्स सॉट टू पुश अप सेविंग्स कि कोई बात नहीं, जो इनकम है वो उनकी ज्यादा बूस्ट हो जाए। दैट टू वाज डिफिकल्ट एज द टोटल कैपिटल स्टॉक इन द कंट्री वाज रादर लो। कैपिटल स्टॉक यानी कि जो टोटल आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट के फिक्स्ड एसेट्स हैं वो तो बहुत कम है एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल। एम्प्लॉयबल पीपल यानी कि हु आर फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट बट आर अनएम्प्लॉयड, वो भी इंक्लूडेड है, राइट। थोड़ी ज्यादा इकोनॉमिक्स हो गई, इतना हमें नहीं जाना है, थोड़ा सा ब्रीफली मैंने समझाया। आई होप आपको बेसिक समझ आए। नेवरदलेस पीपल्स सेविंग्स डिड राइज, सेविंग्स फिर बढ़ जाती है इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्लान्ड प्रोग्रेस planned process until the end of the third 5-year plan, बट इतना कोई ज्यादा स्पेक्टेकुलर राइज नहीं था, ठीक है, नॉर्मल था। Later from the early 1960s till the early 1970s the proportion of savings in the country dropped consistently, so this was all about the saving pattern। अब चलते हैं अपने सेकेंड 5-year प्लान पे, जिसने मेन किस पे फोकस किया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। पहला प्लान एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंड प्लान इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, रैपिड, क्विकली। सो द सेकेंड 5-year प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? हैवी इंडस्ट्रीज आपकी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज हैवी आर्टिकल्स बल्क में प्रोड्यूस करती हैं, और तो और जो कैपिटल हमारी मशीन्स हैं वो भी प्रोड्यूस करती हैं, राइट। सो दीज आर आर हैवी इंडस्ट्रीज। अभी यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, राइट। तो हैवी इंडस्ट्रीज को बनाया जाए। दिस वॉज ड्राफ्टेड बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट्स एंड प्लानर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ, अब यहाँ पे मेन इकोनॉमिस्ट कौन है, PC Mahalanobis, वेरी इंपॉर्टेंट। Before this plan was finalized, the Congress Party at its session held at Awadhi near the Madras city passed an important resolution. Congress Party ये declare कर देती है that the socialist pattern of society was its main goal and this was reflected in the second 5-year plan. Socialist pattern of the society का मतलब क्या है? Welfare of the people should be the main goal, right? The government imposed substantial tariffs यानी कि taxes on import। अगर बाहर से कोई इंडिया में import करा है तो उसको टैक्स देना होगा, यानी कि उनके लिए महंगा हो गया। In order to protect the domestic industries, जो हमारे domestic producers हैं उनको protect करने के लिए, domestic यानी कि are local within the nation। Such protected environment helped both public and private sector industries to grow। दोनों की growth हुई। As savings and investments were growing in this period, a bulk of these industries, like कौन सी हैं ये heavy industries, electricity, railway, steel, machineries and communication, could be developed in the public sector। तो ये government owned इंडस्ट्रीज थी, राइट। गवर्नमेंट हैवी इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ने बनाई, क्योंकि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें। Indeed, such a push for industrialization marked a turning point in India's development. This was about the second 5-year plan. अब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स फेस्ड विद द सेकेंड 5-year प्लान। इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ी, राइट, दूसरे देशों से। तो इसमें हमारा जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज था, राइट, वो स्पेंड हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज, जब हम बाहर किसी कंट्री से ट्रेड करते हैं तो उसको पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, राइट। सो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज वाज स्पेंट टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। एज इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट, भाई इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा लगेगा ऑब्वियसली क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, देन एग्रीकल्चर द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम्ड लार्ज। अब एग्रीकल्चर में कम पैसा जा रहा है, कम प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो उसके कारण से क्या हो रहा है, फूड शॉर्टेज हो रही है, राइट। चलिए, इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट। दोनों में बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया। अब बात करते हैं थर्ड 5-year प्लान की। द थर्ड प्लान वाज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड 5-year प्लान जैसा ही आपका थर्ड 5-year प्लान भी था। अब क्या क्रिटिसिज्म दिए गए हैं फॉर द 5-year प्लान्स?
कि these plan strategies from this time around displayed an unmistakably urban bias. urban यानी कि जो हमारी cities हैं, right? अर्बन एरियाज हैं rather than the रूरल विलेज एरियाज, उनके लिए अर्बन बायस ज्यादा था, यानी कि उनकी तरफ झुकाव ज्यादा था और वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हुई. दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है? इंडस्ट्री वाज रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर. इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया गया और एग्रीकल्चर पे कम किया गया, राइट? दिस इज द सेकंड क्रिटिसिज्म. और थर्ड क्रिटिसिज्म बोलता है सम वांटेड मोर फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज रादर देन द हैवी वंस. एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो आपका एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रही है, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया. एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज रादर देन द हैवी इंडस्ट्रीज, राइट? जो सिर्फ आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन में फायदा दे इंस्टेड ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर एज वेल. तो दीज आर द 3 criticisms of the 5-year plans. Now we have one box for P.C. Mahalanobis. He was a scientist and statistician of international repute, यानी कि reputation, right? Founder of Indian Statistical Institute 1931. ये सारे boxes आपके CUET के लिए बहुत important है. Architect of the second 5-year plan. Supporter of rapid industrialization and active role of the public sector, right? कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो और जल्दी से रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो. इसके बाद ये हमारे एडेड टॉपिक्स हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. हाउएवर अब बोल दिया गया है कि आपके बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हम इसे फिर भी कवर कर लेते हैं. द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC और राष्ट्रीय विकास परिषद एज कॉल्ड इन हिंदी is the apex body for the decision creating and deliberations on development matters in India. डेवलपमेंट रिलेटेड मैटर्स पे जो डिसीजन मेकिंग है और जो डेलिब्रेशन यानी कि डिबेट्स है, उसका सबसे ऊपर वाला जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राइट? Presided over by the Prime Minister. Who is the head? Prime Minister. It was set up on 6 August 1952 under the chairmanship of India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. क्या ऑब्जेक्टिव है? To strengthen and mobilize the effort and resources of the nation in support of the 5-year plans made by the Planning Commission. कि और अच्छे तरीके से जो एफर्ट और रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज हो. चलिए, इस काउंसिल में आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन आता है? द प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स और देयर सब्स्टिट्यूट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स थे. तो आपका NDC कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज अथॉरिटीज. क्या ऑब्जेक्टिव्स है काउंसिल के? टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान. एग्जीक्यूशन यानी कि इंप्लीमेंट करना प्लान को, इसके बीच सारी स्टेट्स में कोऑपरेशन हो. टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान, जो हमने पहले पढ़ा. टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्फेयर्स and to ensure the balanced and rapid development of all parts of the country. Equitable, right? कोई भी पार्ट पीछे नहीं छूट रहा है, सबकी इक्वली डेवलपमेंट हो रही है. फंक्शंस क्या है काउंसिल के? टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल प्लान इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द प्लान. कि भैया जो 5-year प्लान बनेगा उसमें ये होना चाहिए, गाइडलाइंस दे दी हैं, राइट? और रिसोर्सेज बता दिए हैं कि इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं प्लान में अकोमोडेट करने के लिए. टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय द नीति आयोग. नीति आयोग ने जो प्लान बनाया उसको देखें, पहले कंसिडर करें. टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, कि कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कितना पैसा लगेगा कौन सी पॉलिसी में, एंड मेजर्स फॉर ऑगमेंटिंग देम, और क्या तरीके लगेंगे उसको लागू करने में. To consider important questions of social and economic policy affecting national development, right? कि अब क्या चेंज लाना है, क्या मेन क्वेश्चंस हैं इन पॉलिसीज में. To review the working of the plan from time to time, कि कैसा परफॉर्म कर रहा है जो 5-year प्लान है, and to recommend such measures as are necessary. तो अगर और कुछ चेंज या मेजर्स हमें चाहिए वो भी रिकमेंड करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अचीविंग द एम्स एंड गोल्स सेट आउट इन द नेशनल प्लान. Perfect. So this was all about our National Development Council.
So we have finally completed our chapter number 3 politics of planned development. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया एंड अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए. लेट्स नॉट बी दैट सेल्फिश. सो गाइज दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो. यू आर एट ह्यूमैनिटीज. हैप्पी लर्निंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.